प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, एक परमाणुक आदर्श गैस। हम यहाँ पर एक परमाणुक आदर्श गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। वोल्टेजमान मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी का उपयोग करते हुए, या कह सकते हैं चिरसम्मत सांख्यिकी का उपयोग करते हुए हम इसके मोनो एटॉमिक गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए किस प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक परमाणु जो आदर्श गैस है उसमें चिरसम्मत सांख्यिकी या मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी के आधार पर चिरसम्मत आदर्श गैस के ऊष्मागतिक गुणों की व्याख्या गैस के उच्च ताप तथा निम्न घनत्व की सीमाओं में प्रभावी रूप से की जा सकती है। यानी क्लासिकल सांख्यिकी का उपयोग करते हुए हम जो चिरसम्मत आदर्श गैस है उसके ऊष्मागतिक गुणों की व्याख्या हम कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब गैस का ताप उच्च हो और घनत्व निम्न हो, तब इसकी जो कैलकुलेशन है वो सही आएगी, अदरवाइज ठीक नहीं आएगी। तो किसी आयतन V द्वारा परिबद्ध एक परमाणु आदर्श गैस की व्याख्या के लिए मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी के आधार पर निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है। यानी एक परमाणु जो आदर्श गैस की व्याख्या है वो मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी का उपयोग करते हुए कुछ परिकल्पनाएं हैं, उनको आधार लेकर की गई है। वो कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं? पहली देखिए, एक परमाणु आदर्श गैस की ऊर्जा केवल स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। यानी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को हमने नगण्य माना है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। दूसरा देखिए, आदर्श गैस के अणुओं की बाह्य क्षेत्र जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आदि से कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। यानी इनकी जो अन्योन्य क्रिया का जो प्रभाव भी हमने यहाँ पर नगण्य मान लिया है। आइडियल गैस के कणों का बाह्य कोई भी जो क्षेत्र है उसके कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी है, गैस के जो सभी अणु हैं या कण हैं बिंदु मात्र होते हैं, जिनकी कोई आंतरिक संरचना नहीं होती है। और ये सभी अणु या कण पूरे गैस में जो कंटेनर है हमारा या आयतन है उसमें एक समान रूप से वितरित होते हैं। तो ये परिकल्पना हमने मानी है और इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करें। तो देखिए, मान लीजिए कि V आयतन में स्थित किसी एक परमाणु गैस में कैपिटल N कण हैं और प्रत्येक कण का द्रव्यमान स्मॉल m है। तो प्रत्येक कण की अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए हमें 3 तो स्थिति निर्देशांक चाहिए और 3 संवेग निर्देशांक चाहिए। जो स्थिति निर्देशांक हैं वो तो है x, y, z, और संवेग जो निर्देशांक हैं वो हैं px, py और pz। ठीक है। अब गैस के कणों के मध्य जो कुल ऊर्जा है वो किस रूप में होगी? सिर्फ गतिज ऊर्जा के रूप में होगी। तो आयतन V में किसी कोष्टिका के लिए हम गतिज ऊर्जा का मान या कुल ऊर्जा का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो IV कोष्टिका के लिए EI इक्वल टू क्या हो जाएगा? PI²/2m। अब कुल ऊर्जा किसकी फॉर्म में होगी? सिर्फ गतिज ऊर्जा की फॉर्म में। तो EI इक्वल टू PI²/2m, या लिख सकते हैं 1/2m ब्रैकेट px² + py² + pz²। ठीक है। हम सभी जानते हैं जो पार्टीशन फंक्शन है वो दिया जाता है z इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n एक्सपोनेंशियल -β ei। ये पार्टीशन फंक्शन है। तो इसमें ei का मान रख दीजिए और बीटा का मान रख दीजिए। बीटा का जो मान होता है वो होता है 1/kt। बीटा इक्वल टू 1/kt, जहाँ पर k वोल्टेजमान कांस्टेंट, t टेम्परेचर होता है। ठीक है। तो मान रख दिया तो हमने ये इक्वेशन आ जाएगी। अब चिरसम्मत सीमाओं में योग को हम
समाकलन द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे। तो जब इसमें इंटीग्रेशन आएगा तो इसमें ये कंपोनेंट और आ जाएंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। ठीक है, तो उसी और यहाँ पर भी वो कंपोनेंट आ जाएंगे क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर ये कंपोनेंट आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। ये क्या चीज़ है? कला निर्देशांकाश में स्थित प्रत्येक कला कोष्ठिका का आयतन है। ठीक है, इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया हमने, यहाँ पर डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड आ गया, तो यहाँ भी ये इतना ही आएगा। और ये जो होता है वो कला कोष्ठिका का आयतन है। तो हम जानते हैं कि कला कोष्ठिका का जो आयतन है वो किस प्रकार लिखते हैं? एच की पावर एफ से, जहाँ पर एफ क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। तो एक परमाणु आदर्श गैस के लिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी है? 3। तो यानी आई का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा एच की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर आई का मान एच की पावर 3 हो जाएगा। तो क्या चीज़ है? यहाँ पर वॉल्यूम में प्रत्येक कला कोष्ठिका का जो आयतन है वो एच की पावर 3 होगा। तो आई का मान यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो ये मान रख दिया। और 3 इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड के साथ आगे 3 जो इंटीग्रेशन है डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड के साथ में आगे, इनको हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी बनेगी वो बनेगी वॉल्यूम वी। तो इसको रिप्लेस कर दीजिए वी से। तो जेड इक्वल टू वी अपॉन एच क्यूब इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल, इसमें मान रख दीजिए ब्रैकेट माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। ठीक है, अब ये जो 3 इंटीग्रेशन है डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, इन तीनों को भी सेपरेट कर लीजिए तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और लिमिट लगेगी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। ठीक है, तीनों को सेपरेट कर लिया हमने, पी एक्स को अलग कर लिया, पी वाई को अलग कर लिया और पी जेड को अलग कर लिया। तो इसके जो 3 इंटीग्रेशन हमारे पास ऐसे प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड जो समाकलन है उसका इस्तेमाल करके इसको हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा? माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट पाई अपॉन एल्फा। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए हमने इस जेड का मान को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उस केस में जो एल्फा हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 mkt। ये तब जेड का मान कितना आ जाएगा? जेड इक्वल टू वी अपॉन एच क्यूब ब्रैकेट पाई अपॉन एल्फा की पावर 3/2। ठीक है, आगे देखिए। तो जो पार्टीशन फंक्शन है वो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन एच क्यूब इंटू 2πmkt की पावर 3/2। ये समीकरण नंबर 4। चूँकि हम जानते हैं कि एक परमाणु जो गैस है हमारे पास उसमें n कण है और गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी हो जाएगी? 3n। एक अणु की कितनी है? 3। तो n पार्टिकल हैं, तो n पार्टिकल होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3n। तो अब हम क्या करेंगे? चिरसम्मत सांख्यिकी में संपूर्ण कला निर्देशांकाश को h की पावर f समान आयतन की कोष्ठिकाओं में विभाजित कर सकते हैं। अतः एक परमाणु आदर्श गैस के लिए कला निर्देशांकाश में प्रत्येक कला कोष्ठिका का आयतन कितना हो जाएगा? h की पावर 3n, क्योंकि फार्मूला क्या है? h की पावर f। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3n, यानी h की पावर 3n। अब पार्टीशन फंक्शन कितना हो जाएगा? उसको मैं z डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1/h की पावर 3n इंटीग्रेशन लग गए और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। या इसको हल करेंगे तो ये वाला पद आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि उसमें आ जाएंगे हमारे पास अभी इंटीग्रेशन किया था उससे पहले, तो उसमें 3 पद थे डी एक्स डी वाई डी जेड इंटीग्रेशन, उससे हमारे पास वॉल्यूम बन रहा था। इसमें n आएंगे तो v की पावर n बन जाएगा। ठीक है,
इसको हल करेंगे तो हमारे पास 2πm/3/2 बन रहा था। अब इसमें कितना बन जाएगा, 2πm/3n/2। ठीक है, तो समीकरण 4 का इस्तेमाल करते हुए पार्टीशन फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, z'=z⁴n। तो ये जो है एक परमाणु आदर्श गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन या संवितरण फलन को व्यक्त करता है, और इसी के आधार पर हम ऊष्मागतिक गुणों को परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी है, हम जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है E⁻KT² log z'। यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन है तो एक परमाणु गैस के लिए कितना है, z' है, तो z' रख दिया। इसमें अब क्या करेंगे, z' कितना है, z⁴n, तो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा E⁻NKT² log z। इसको सेपरेट कर लीजिए, और log z का जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 और log t का 1/t। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2t, और यहाँ पर NKT² तो यहाँ पे है, सॉल्व कर लीजिए 3/2 NKT। लेकिन हम जानते हैं n के इक्वल टू क्या होता है, r, तो प्रति मोल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E⁻3/2 RT। मोलर विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं। स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा जो होती है CV =∂E⁻∆T@V। तो यानी E का T के सापेक्ष करना है अवकलन जब V कांस्टेंट हो, कर दीजिए, इसमें V है ही नहीं, और T के सापेक्ष करना है तो 3/2 R आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और भी जो ऊष्मागतिक प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन है, हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अवस्था समीकरण भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर ले, इजी मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए जो एंट्रोपी है S=n के log z प्लस E⁻/T। इसमें E⁻ का जो मान है वो रख दी, log z का जो मान है इसमें रख दीजिए, जो हमने अभी पहले कैलकुलेट किया है, और E⁻/T का मान रख दिया तो 3/2 n के आ गया। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए तो ये पद आ जाएगा हमारे पास, जहाँ पर C कितना है, 3/2 log ब्रैकेट 2mk/h² प्लस 3/2। अब ये जो समीकरण है, समीकरण नंबर 12 जो है, एक परमाणु आदर्श गैस की जो है एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है, जो ऊष्मागतिकी के नियमों के विरुद्ध है। क्योंकि इस समीकरण के अकॉर्डिंग जब t टेंड्स टू 0 जाएगा तो ये S जो है टेंड्स टू जाता है इन्फाइनाइट, जबकि होना क्या चाहिए, जब t टेंड्स टू 0 जाए तो एंट्रोपी का मान भी न्यूनतम होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए। तो ये जो मान आए ऊष्मागतिकी नियमों के विरुद्ध है, इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा हम इसको एक परमाणु आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी को नहीं समझा सकते। ठीक है, धन्यवाद।